हाँ तो विद्यार्थियों, पिछली बार अपने सीखा था प्रतिरोधकों का संयोजन के बारे में। तो वहां मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधकों का संयोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, किस प्रकार से उसका तुल्य प्रतिरोध निकलता है, तुल्य प्रतिरोध की स्थापना सीखी थी अपने। आज अपने करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम। सबसे पहले तो परिभाषा के दर में बता दूं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। कि समांतर क्रम संयोजन जैसे कि आपको यह चित्र बनाकर दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार ये समांतर क्रम संयोजन का चित्र है। क्या होता है इसमें कि इसमें जितना भी प्रतिरोधक तार है उनके एक सिरे को एक ही साइड में इकट्ठा कर लिया। जैसे ये 3 प्रतिरोधक तारों पर मैंने आपको बताया था कि 3 तारों पर ही प्रयोग करके बताया जाएगा आपको। तो 3 तारों को लेकर इन तीनों तारों का एक सिरा एक तरफ ही जोड़ लिया और दूसरा सिरा दूसरी तरफ। श्रेणीक्रम में क्या था, एक सिरे का पहला पॉइंट और एक प्रतिरोधक का पहला पॉइंट दूसरे के दूसरे पॉइंट से, यानी कि दोनों का एक एक सिरा आपस में जुड़ता था और क्रम से आगे एक एक लाइन चलती थी। यहाँ क्या होगा, सभी का एक सिरा एक तरफ दूसरा सिरा दूसरी तरफ, यानी कि टोटल 2 ही सिरे रहते हैं इसके। तो इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे एक तरफ व दूसरे सिरे दूसरी तरफ जोड़कर जो परिपथ बनाया जाता है उसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ये अपने हुई पार्श्व क्रम संयोजन की परिभाषा। अब अपने सीखेंगे पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, जैसे अपने श्रेणीक्रम संयोजन के लिए सीखा था उसी प्रकार से। तो यहाँ इससे अपने सूत्र की स्थापना के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने R1 R2 R3 3 प्रतिरोधक तार पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। इनको पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। परिपथ में I धारा आ रही है, परिपथ में कुल धारा I प्रवाहित होती है तथा विभवांतर V वोल्ट। कुल धारा I है, विभवांतर। अब देखो, आपको श्रेणीक्रम संयोजन में मैंने आपको बताया था कि श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, जो धारा होती है वो एक ही रहती है, क्योंकि एक धारा पहले प्रतिरोध में आई वही दूसरे में चले गई, वही तीसरे में चलेगी, तो उसी क्रम से आगे चलती रहती है। यहाँ क्या होता है, जो धारा जो होती है वो क्या रहती है, अलग अलग होती है, क्योंकि आई धारा यहां से यहां आएगी। जब भी यहां आई तो आगे इसके देखो 3 पार्ट बंट गए, 3 पार्ट बंट के तो ये आई धारा का तीनों में अलग अलग बंट जाएगी, तीनों में अलग अलग बंट जाएगी। पहले में अपनी धारा मानेंगे I1, दूसरे में मानेंगे I2 और तीसरे में मानेंगे I3। तो धारा अलग अलग होती है तीनों प्रतिरोधकों में। धारा I1 I2 व I3 होगी। विभवांतर जो है वो क्या रहेगा, दोनों सिरों के मध्य मापा जाता है, तो दोनों सिरे तो देखो 2 ही रहेंगे, सबके सिरे एक इधर है और एक इधर है,
तो विभवांतर क्या रहेगा उनके ऊपर, समान रहेगा। क्या रहेगा, v ही रहेगा। विभवांतर कितना रहेगा उनके ऊपर, v रहेगा। अब अपने क्या करते हैं इनमें, ओम के नियम से, ओम का नियम देखो शुरुआती रूप में क्या होता है कि v बराबर आई आर, यही होता है। यहां पर क्या करेंगे, सब में धारा का मान ज्ञात करेंगे, तो I का मान क्या निकलेगा, I बराबर V बटा R, यही निकलेगा। तो ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध से धारा I1 निकलेगी, तो I1 बराबर क्या होगा, V बटा R। देखो I के लिए I1 क्योंकि पहला प्रतिरोधक है, V का मान तो समान रहेगा सब में समांतर क्रम में, तो V का V और प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, R। तो I1 बराबर क्या आएगा, V बटा R1। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोधक से धारा क्या आएगी, I2, सूत्र क्या बन जाएगा, V बटा R2। और तीसरे से बात करूं तो I3 बनेगी V बटा R। ये अपने तीनों सूत्र आगे कि I1, I2 और I3 के मान आगे V बटा R1, V बटा R2 और V बटा R3। तो तीनों में से अपने धारा का मान आ गया अलग अलग। अब जिस प्रकार उसमें अपने किया था श्रेणी क्रम में कि विभवांतर का मान जो था वो टोटल तो V था, वो सब में अलग अलग बंट जाता था, ऐसी बात इसमें कि धारा I यहां से चलेगी तो वो इन तीनों में बंट जाएगी। आगे जाकर क्या होगा, I1, I2, I3 यहाँ आकर वापस मिल जाएगी, तीनों मिलकर वापस कितनी बनेगी, I धारा ही बनेगी, यानी कि टोटल धारा तो वही रहेगी, क्योंकि पूरे परिपथ में ना तो धारा बदलेगी ना ही विभवांतर बदलेगा। अगर प्रतिरोध अलग अलग क्रम में जुड़े हैं तो उसके हिसाब से वो प्रतिरोध या धारा उनमें से बंट जाएगी, लेकिन टोटल परिपथ में तो सेम रहेगी। अगर इसकी जगह मैं यही मान लूं कि एक तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधक तार जिसका प्रतिरोध Rp है से प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि इस प्रकार हमने पिछली बार किया था कि अपने इन तीनों की जगह एक ही तार जोड़ दूं मैं, यहां तीन तार ना हो, सिर्फ एक ही तार हो और उसका प्रतिरोध कितना हो, Rp हो, तो अपने क्या बनेगा, आप देखो ओम के नियम से करेंगे तो ओम के नियम से धारा क्या बनेगी, I बराबर V बटा, अब धारा I तो टोटल है, जब प्रतिरोध एक ही रहा तो कुछ बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, I का I रहा। विभवांतर का मान V है, टोटल विभवांतर तो वही रहेगा, इनमें भी चेंज नहीं हुआ तो इसमें भी वही रहेगा। R का मान कितना होगा इसका प्रतिरोध, Rp, तो यहां कितना आ जाएगा Rp। अब देखो कुल धारा तो I है, वही बटी थी इन तीनों में, I1, I2 और I3 के रूप में, इन तीनों का जोड़ टोटल धारा के बराबर आएगा, क्योंकि I धारा थी वही बन रही है, इसमें इसके हिसाब से, इसमें इसके हिसाब से, इसमें इसके हिसाब से, लेकिन टोटल तो सेम रहेगी। तो अपन यहाँ इनके मान रखेंगे, I का मान V बटा Rp और ये V बटा R1, V बटा R2 और V बटा Rp। यहां से V कॉमन आ गया इनका, 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा V से V कैंसल। अब अपने पास जो समीकरण नंबर 5 प्राप्त हुई है, यू हुई अपने समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। अब इसको तुल्य प्रतिरोध के सूत्र को अपने हिंदी में व्याख्या में के रूप में कैसे लिखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध देखो सीधा नहीं है, 1 बटा Rp आया है, तो ये किस में लिखा होता है, व्युत्क्रम में मिलता है अपने को। व्युत्क्रम समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
तो इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सीधे योग के बराबर नहीं होता, सभी प्रतिरोधों का करेंगे व्युत्क्रम करेंगे, उनके योग के बराबर लिखा जाएगा। अपने पास है ये होता है तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में क्या आया था, प्रतिरोध जो आया था वो क्या आया था, सभी प्रतिरोधों के सीधे योग के बराबर आया था। यहाँ प्रतिरोध क्या आएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम आएगा, और वो भी क्या होगा, सभी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। अपनी सभी के उल्टा करके फिर योग करना पड़ेगा, और जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का उल्टा, यानी कि इसको वापिस से उल्टा करेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका तुल्य प्रतिरोध का अपने पास सूत्र आ गया। तो अपने श्रेणी क्रम भी सीख लिया, समांतर क्रम भी सीख लिया। अब इनके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंतर बढ़ते हैं अपने। तो सबसे पहले इस चीज को अपने वीडियो को रोककर अच्छे से सबको उतार लेना, पूरे के पूरे को अच्छे तरीके से। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इसको दोबारा देख लो, वीडियो को एक दो बार वीडियो देखोगे तो चीज समझ में भी आ जाएगी, और अपने कॉपी में इसको अच्छे से उतार लेना। तो अभी अपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों के बारे में पढ़ लिया है। अब अपने क्या आएगा, इनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अंतर। यहाँ देखो, अंतर मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कौन कौन से अंतर होते हैं। आपको होमवर्क के रूप में अपने आप वो अंतर लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अंतर की बात करूं, सबसे पहले अंतर आएगा इनका परिभाषा। दोनों की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषाएं मैंने दोनों की बताई है, श्रेणी क्रम वाले वीडियो में श्रेणी क्रम की बताई है, और पार्श्व क्रम वाले में पार्श्व क्रम की। उसके बाद में नंबर 2, मैंने कुछ धारा के बारे में बताया था। जब आप वीडियो देखोगे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम की धारा के बारे में, किस में समान होती है और किस में अलग होती है, तो धारा एक में तो समान होती है, एक में अलग अलग होती है। बता दूं जैसे आपको इसमें कि श्रेणी क्रम में आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है, और इसमें क्या होती है, धारा अलग अलग। यही बताया था श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में। ऐसे ही विभवांतर का कुछ बताया था, वो आपको अपने आप लिखना है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, अलग अलग होता है, और पार्श्व क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, फिर अलग अलग होता है। चौथा, इनका सूत्र। श्रेणी क्रम का सूत्र और यहां पार्श्व क्रम का सूत्र। सूत्र के बाद में पांचवा, इनकी जो सूत्र की व्याख्या बताई थी आपको, क्या व्याख्या बताई थी। जैसे श्रेणी क्रम में बताया, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, और पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और 6 नंबर पर इनके तुल्य प्रतिरोध की गणना के बारे में जो आपको बताया हुआ नहीं है, यहां लिखता हूं साथ में मैं, कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध में एक अंतर होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और इसमें क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध कम होता है। अब देखो, एग्जाम के रूप में आपको बताता हूं कि जब भी अपने अंतर आ जाए, अगर 5 अंतर पूछे हैं अपने पास, तो इसमें से देखो सूत्र और व्याख्या, इन दोनों में से कोई आपको एक लिखना है और बाकी 5 लिखने। अब अगर अंतर पूछे 2 या 3 अंतर पूछे, तो धारा और विभवांतर और एक परिभाषा, 3 अंतर यहां तक कंप्लीट हो गए। 4 अंतर पूछता है तो धारा, इनका अंतर और एक ये। अब इसमें देखो तुल्य प्रतिरोध के ऊपर कुछ चीजें आपको बताता हूं कि तुल्य प्रतिरोध इसका अधिकतम होता है, इसका कम होता है। प्रतिरोध के बारे में आपको बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है, जितना अधिक विरोध करेगा तो इसका प्रतिरोध अधिकतम है। अधिकतम होने का मतलब ये क्या करेगा, धारा को कम जाने देगा, और ये क्या करेगा, धारा को अधिक जाने देगा। ये मतलब होगा प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा, और प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम। उल्टा होता है, प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध विरोध करेगा, तो यहाँ क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होता है। तुल्य प्रतिरोध इसमें क्या होता है, अधिकतम। अब देखो, अपने सामान्यतः घरों में क्या होता है, जो भी परिपथ जुड़े होते हैं वो पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं। सिंपल से एक बात के रूप में कि सामान्य घरेलू परिपथ जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, पार्श्व क्रम में होते हैं। क्यों होते हैं पार्श्व क्रम में, उसका कारण यही है, इसका तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो जितना प्रतिरोध कम होगा, धारा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा मिलती रहेगी अपने को। अगर घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दूं सबको, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा और धारा क्या मिलेगी, उनको कम मिलेगी।
यही एक कारण है कि ज्यादातर जो परिपथ होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, पार्श्व क्रम में ही जोड़े जाते हैं। जहां अपने को धारा कम देने की जरूरत है, धारा का प्रवाह कम रखना है, वहीं अपने प्रतिरोध को क्या करते हैं, इस परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अन्यथा सभी कैसे में होते हैं, पार्श्व क्रम में ही जुड़े होते हैं। और दूसरा एक कारण यह भी है कि पार्श्व क्रम में जब भी जुड़े होते हैं तो जो अपनी लाइनिंग का फाल्ट जो निकाला होता है वो उतना ही सरल होता है। तो एक लाइन में फाल्ट होने पर एक लाइन ही बंद होती है, दूसरी बंद नहीं होती। जैसे कि अपने घरेलू परिपथ में अगर कमरों की बात करें कि अगर किसी एक कमरे में अगर फ्यूज लगता है तो एक कमरे की ही लाइट जाती है, उसके दूसरे कमरे की लाइट नहीं जाती, एक कमरे में ही फर्क पड़ता है। इसीलिए उनको सभी लाइटों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं ताकि एक की खराब हो तो उस एक लाइन की खराब चले। और वही अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दे, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखो इस प्रकार जुड़ा होता है, एक ही धारा चलती है, वही धारा इसमें आएगी, इसमें से ही आगे चलेगी। अगर ये वाला खराब हो जाए किसी कारण से तो ये खराब हो गया तो ये धारा यहीं रहेगी, आगे जाने कोई चांस ही नहीं मिला। और वही अगर पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है तो कैसे जुड़े होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं तीनों। अगर किसी कारणवश ये खराब हो गया तो खराब तो ये हुआ है, ये तो बड़ा है अपने, ये तो धारा अपनी लेगा क्योंकि धारा तो यहाँ से आएगी, यहाँ का तीनों में बढ़ रही है, तो ये तो अपनी धारा ले लेगा, ये भी अपनी धारा ले लेगा, और इस नीचे जितने भी परिपथ जुड़े हैं सभी अपनी अपनी धाराएं ले लेंगे। और वही अगर श्रेणी क्रम में अगर सारे जुड़े हों तो अगर एक परिपथ में कहीं फाल्ट आ गया बीच में तो उससे आगे वाले सभी बंद हो जाएंगे। इसीलिए सभी जो होते हैं परिपथ किसमें जुड़ते हैं, पार्श्व क्रम में ही जोड़े जाते हैं। तो आज के लिए अपने इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये अंतर जो है आप सभी को कॉपी में कर लेना। मैंने सिर्फ आपको बताए हैं, उनको अच्छे से सिर्फ कॉपी में उतार लेना।